नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं निक, आपका होस्ट और दोस्त। और आज के हॉरर पॉडकास्ट शो के 11वें एपिसोड में एक नहीं दो नहीं पूरी 5 मजेदार सच्ची कहानियां और किस्से लेकर आ चुका हूं, जो कि हमारे प्रिय सब्सक्राइबर्स ने हमें भेजे हैं। ये कहानियां मनगढ़ंत या बनाई हुई बिल्कुल भी नहीं है। ये वो सच्चे अनुभव है जो हमारे सब्सक्राइबर्स ने खुद अनुभव किए हैं। इसलिए जब आप भी इन कहानियों को सुनेंगे तो आपके दिलों की धड़कनें तेज हो जाएंगी। आप ये कहानी कहां से सुन रहे हैं, हमें कमेंट में बताएं। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अपनी कुर्सी के पेटी बांध लीजिए। बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की मजेदार कहानियां और किस्से। आज की पहली कहानी। मेरा नाम मीनू है और मैं दिल्ली के संगम विहार की रहने वाली हूं। यह घटना मेरे साथ 3 साल पहले हुई थी। मैंने एक बिल्ला पाल रखा था जिसका नाम दमू था। यह घटना मेरे साथ उस समय हुई जब मैं स्कूल से घर लौटती थी। दमू हमेशा मुझे घर के गेट पर आते हुए देखता था और मेरा इंतजार करता रहता था। मेरे आने के बाद वह मेरे साथ खाना खाता और मेरे पास सोता था। दमू, मेरा प्यारा बिल्ला, मेरे साथ रहते हुए 4 साल तक मेरे साथ रहा। फिर एक दिन पता नहीं कहां से हमारे घर के पास से एक जंगली बिल्ली आ गई और वह दमू से लड़ने लगी। दमू को मारते मारते वह बिल्ली उसे कहीं दूर ले गई। हमारे घर के सभी लोग उन्हें छुड़ाने की कोशिश करते रहे, लेकिन दोनों लड़ते लड़ते कहीं गायब हो गए। हम सोचते रहे कि दमू कुछ समय में वापस आ जाएगा, लेकिन वह नहीं लौटा। अगले दिन मैंने दमू को पूरे घर में ढूंढा, बाहर और आसपास की सारी गलियों में भी, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। फिर कुछ दिनों बाद मुझे दमू हर जगह दिखाई देने लगा। जब मैं स्कूल जाती तब भी वह मुझे दिखाई देता। रात को सोते समय मुझे लगता जैसे वह मुझे आवाज दे रहा हो, ठीक वैसे ही जैसे वह हमेशा मुझे आवाज निकालकर बुलाता था। पहले तो मुझे लगा कि यह मेरा वहम है, लेकिन अगर यह मेरा वहम होता तो यह सिर्फ 1-2 दिन ही होता। लेकिन यह स्थिति 3 महीनों तक चली। कई बार तो मैं उसे साफ साफ देख पाती थी और उसकी आवाज भी बहुत स्पष्ट सुनाई देती थी। एक रात अचानक मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। मैं बहुत जोर जोर से रोने लगी। मेरे पापा मम्मी ने मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। पापा ने कहा, तू उससे बहुत प्यार करती थी, इसीलिए वह तुझे याद आ रहा है। फिर मैं सो गई, लेकिन अगली सुबह 5 बजे मेरे कान में एक आवाज आई जो मेरे पापा की थी। पापा ने कहा, मीनू देख, मैं किसे लेकर आया हूं, तेरा दमू मिल गया है। मैं तुरंत उठी और देखा कि पापा दमू को गोद में लेकर खड़े थे। जैसे ही मैंने उठते हुए दमू को देखा, वह मेरी गोद में आकर चिपक गया। मैंने उसे खाना दिया और उसने बहुत सारा खाना खाया, जितना वह पहले कभी नहीं खाता था। वह हमेशा मेरे पास रहता और कहीं नहीं जाता था। अब वह बाकी घर वालों से भी ज्यादा प्यार करता था, लेकिन पहले वह सिर्फ मेरे पास ही रहता था। ऐसे ही दमू मेरे साथ 1 महीने तक और रहा। फिर एक दिन हम दोनों छत पर खड़े थे। दमू मुझे सामने खड़े होकर देख रहा था और हमेशा की तरह आवाज निकाल रहा था। लेकिन एक पल में जब मैंने पलकों को झपकाया, वह अचानक गायब हो गया। उसके बाद वह कभी नहीं मिला। आज 3 साल हो गए हैं, लेकिन उसके बाद से मुझे वह कभी दिखाई नहीं दिया और न ही उसकी आवाज सुनाई दी। जब मैंने यह बात दूसरों को बताई तो हर कोई यही कहता है कि वह शायद दमू की आत्मा थी जो मुझसे मिलने आई थी। यह मेरी सच्ची कहानी है और इसके बाद से मैंने कभी भी बिल्लियां नहीं पाली। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि प्यार और जुड़ाव इतना गहरा हो सकता है कि वह हमें आत्मिक रूप से भी प्रभावित करता है। हमें ऐसे रिश्तों का सम्मान करना चाहिए और कभी भी किसी को छोड़ जाने की स्थिति में दिल से मुक्त होने का समय देना चाहिए। चलिए बिना देरी किए अब बढ़ते हैं दूसरी कहानी की तरफ। आज की दूसरी कहानी। मेरा नाम नीलम है और मैं आपको एक डरावनी घटना के बारे में बताती हूं जो एक सच्ची कहानी है। यह मेरे साथ 2019 में हुई थी। मेरी शादी अप्रैल 2019 में हुई थी और मैं अपने ससुराल में रहने लगी। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। ससुराल में हमारे घर के पास एक तालाब था और उस तालाब के दूसरी तरफ बड़े बड़े आम के पेड़ थे। एक दिन गांव में यह बात फैली कि यहां एक लड़की थी जिसने उस आम के पेड़ के ऊपर फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। उसकी आत्मा गांव के लोगों को परेशान करने लगी।
रात के समय तालाब के पास से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। लोगों ने बताया कि उस लड़की की आत्मा अक्सर गांव की औरतों को सुबह सुबह तालाब में नहाते वक्त दिखाई देती थी। कभी कभी वह आत्मा पेड़ पर उल्टी लटकी दिखाई देती थी। यह दृश्य लोगों को इतना डराता था कि कोई भी अंधेरे में तालाब के पास नहीं जाता था। दिन में भी गांव के लोगों ने उस तालाब का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। शादी के बाद मुझे यह सब पता चला, लेकिन मैंने इन बातों पर यकीन नहीं किया। फिर साल 2020 की बात है, मैं तब गर्भवती हुई थी। यहां मैं आपको बता दूं कि हमारा बाथरूम घर के पीछे की तरफ बना था। बाथरूम ऐसा था कि अगर हम बाथरूम के दरवाजे पर खड़े हों तो वहां से आम का पेड़ बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता था। जब मैं गर्भवती हुई तो मेरी सास ने मुझसे कहा था कि अगर तुम्हें रात में कभी टॉयलेट जाना हो या बाथरूम जाना हो तो मुझे बुलाकर साथ लेकर जाना, अकेले बिल्कुल भी मत जाना, और पीछे उस तालाब के पेड़ की तरफ तो बिल्कुल मत देखना। मैंने पूछा क्यों, पर मेरी सास ने मुझे कुछ नहीं बताया, बस चुप रहने को कहा। फिर एक दिन जब मेरी गर्भावस्था के 6 महीने हो गए थे तो रात 10 बजे के करीब अचानक मुझे टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस हुई। मेरी सास तब सो रही थीं, इसलिए मैंने उनको नहीं उठाया और हड़बड़ी में अकेले ही बाहर चली गई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। जब मैं बाथरूम के अंदर थी तो मुझे बाथरूम के पीछे से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई बहुत दर्द में हो और कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। वह किसी लड़की की आवाज लग रही थी, जो हल्की हल्की आवाज में दर्द में कराह रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई किसी लड़की और लड़के की आवाज को मिलाकर बोल रहा हो। मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा, लेकिन किसी तरह हिम्मत करके मैं बाथरूम से बाहर निकलने लगी। तभी पता नहीं कहां से एक कुत्ता भागकर सीधे उस तालाब की तरफ जाने लगा, जिसकी वजह से मेरा ध्यान भी उस तालाब की तरफ चला गया। पता नहीं क्यों मेरी नजर आम के पेड़ के पास चली गई। मैंने देखा कि वहां पेड़ के नीचे कोई लड़की खड़ी है, लेकिन अंधेरे की वजह से ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। जब मैं बाथरूम के मुख्य दरवाजे के पास पहुंची तो वह लड़की मुझे साफ साफ दिखाई देने लगी। उसको देखकर मैं डर के मारे कांपने लगी। मैंने देखा कि वह लड़की थी जिसके सिर पर बाल नहीं थे, उसकी आंखें बाहर लटक रही थीं, उसके मुंह से खून निकल रहा था और उसकी जीभ भी बाहर लटक रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद नजर आ रहा था और वह मुझे ही घूर रही थी। उसे देखकर मेरी तो डर के मारे चीख निकल गई। चीखते हुए मैं घर की तरफ भागने लगी। तभी मेरा पैर न जाने किस चीज में फंस गया और मैं सीधा मुंह के बल नीचे जमीन पर गिर पड़ी। मेरी चीख सुनकर मेरे पति, ससुर और देवर दौड़कर मेरे पास आए और मुझे उठाकर घर के अंदर ले गए। मैं डर के मारे बेहोश हो चुकी थी। कुछ देर बाद जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मुझे अस्पताल ले जाने की तैयारी हो रही थी। होश में आते ही मैंने पानी मांगा। मेरी सास ने मुझे पानी पिलाया और पूछा, तुझे क्या हुआ था? मैंने उन्हें सारी बात बताई तो सब लोग मुझे डांटने लगे कि तुम अकेले बाथरूम क्यों गई थी। तब तक मेरे पेट में भी हल्का हल्का दर्द होने लगा था। मुझे लगा कि शायद गिरने की वजह से दर्द हो रहा है। मुझे जल्दी से अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही मुझे ब्लीडिंग होने लगी। यह देख मेरी सास रोने लगी और मेरे पति भी सिर पकड़कर बैठ गए। उस वक्त मुझे इतना दर्द हो रहा था कि मुझसे सहन नहीं हो पा रहा था। जैसे तैसे करके मुझे अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल पहुंचते ही तुरंत मेरा अल्ट्रासाउंड किया गया। पता चला कि मेरे पेट में जो बच्चा था वह इस दुनिया में आने से पहले ही दुनिया छोड़ चुका था। अल्ट्रासाउंड में पता चला कि बच्चे की छाती फटी हुई थी और उसकी बॉडी में दिल नहीं था। यह कैसे हो सकता था? उसके बाद मेरा अबॉर्शन किया गया। मेरा बच्चा नहीं रहा। अगर मैंने उस बात पर विश्वास किया होता तो मुझे यह सब नहीं देखना पड़ता। मैंने गांव वालों की बातों पर विश्वास नहीं किया, जिस वजह से मैंने मेरा बच्चा खो दिया। हमारे यहां कहते हैं कि गर्भवती औरत को रात में अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। फिर कुछ दिन बाद एक दिन हमारे घर एक बाबा आए और मुझे कुछ पढ़कर फूंक मारी और एक तावीज पहनने को दिया। उन्होंने बताया कि वह चुड़ैल ही तेरे बच्चे को खा गई है। फिर उन्होंने कुछ कीलें हमारे घर के चारों तरफ ठोकी और पूरे घर को कलित कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि हमारे आसपास की पारंपरिक मान्यताएं और चेतावनियां महत्वपूर्ण हो सकती हैं। जब कोई सलाह दी जाए तो हमें उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए यह आवश्यक हो सकती है। चलिए बिना देरी किए अब बढ़ते हैं तीसरी कहानी की तरफ। आज की तीसरी कहानी।
मेरा नाम अमित पाठक है। मैं पंजाब के लुधियाना में बस्ती जोधेवाल नाम की एक जगह का रहने वाला हूं। आज मैं आपको अपने साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताना चाहता हूं। ये 2007 की बात है, जब हम लुधियाना के गैसपुरा में एक किराए के मकान में रहा करते थे। हुआ ऐसा कि वहां हमारे ठीक बगल वाले घर में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में रोज लड़ाई झगड़े होते रहते थे। उस घर में सास बहू की बिल्कुल नहीं बनती थी। सास हमेशा अपनी बहू को दहेज के लिए ताने मारती रहती थी। एक दिन रात में जब मैं सोया हुआ था, अचानक बाहर से शोर आने लगा। मेरी आंख खुल गई। पता चला कि बगल वाले घर में बहू ने खुद को आग लगा ली है। वह बहुत बुरी तरह जल गई थी। पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। सब लोग जल्दी से उसे अस्पताल लेकर गए, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। उसकी मौत हो गई। उसके मरने के कुछ दिन बाद तक तो मोहल्ले में सब कुछ शांत रहा, लेकिन फिर वह रात में मोहल्ले के लोगों को गलियों में भटकती दिखाई देने लगी। बहुत से लोग बताते कि रात में उन्हें वह गली में दिखाई दी है। वह अपने घर वालों को भी बहुत परेशान करने लगी। उस औरत का एक छोटा बच्चा भी था जो करीब 2 साल का था। कभी उसकी सांस पर पागलपन का दौरा आ जाता तो कभी उसका बच्चा अपने आप बेहोश होकर गिर जाता। वह अपने बच्चे को भी नहीं बख्शती थी। फिर एक रात हम लोग ऐसे ही घर में बैठे उसी औरत के बारे में बातें कर रहे थे कि उस बेचारी के साथ बहुत गलत हुआ। फिर हम सब सोने चले गए, लेकिन रात में लगभग 1 बजे अचानक मेरी आंख खुल गई। आंख खुली तो मैंने नोटिस किया कि मेरे कानों में पायल की आवाज सुनाई दे रही थी। यह आवाज मेरे कमरे के सामने बरामदे से आ रही थी। मैं बहुत डर गया। वह आवाज सुनते ही मैं पसीना पसीना हो गया। फिर मुझे उसी भाभी की हल्की हल्की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे वह मुझसे कुछ कह रही हो। मुझे यह तो समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कह रही है, लेकिन वह मुझसे पक्का कुछ कह रही थी। साथ में पायल की आवाज भी आ रही थी। फिर कुछ देर बाद अचानक वह पायल की आवाज बंद हो गई। आवाज बंद होते ही मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरी छाती के ऊपर बैठ गया हो। डर के मारे मेरी आवाज बिल्कुल बंद हो गई। तभी मुझे वही भाभी बिल्कुल साफ साफ मेरे ऊपर बैठी दिखाई दी। उसके बाल खुले थे, बड़ी बड़ी आंखें, और वह बस मुझे घूरे जा रही थी। मैं चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैं बहुत घबरा गया। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी मैं अपने मन में गायत्री मंत्र का उच्चारण करने लगा। मंत्र पढ़ते ही मैंने देखा कि जो साया मेरी छाती पर बैठा था वह एकदम से हवा की तरह गोली की स्पीड में मेरे सीने से उड़कर बाहर की तरफ गायब हो गया। जैसे ही वह साया मेरे ऊपर से उठा, मेरे मंत्र बोलने की आवाज से पूरा कमरा गूंज उठा। मेरी आवाज सुनकर मेरे मम्मी पापा तुरंत उठकर मेरे पास आए। मैंने उन्हें सारी बात बताई। फिर मेरे पापा ने अगले ही दिन किसी पंडित को बुलाया और घर में पूजा करवाई। उसके बाद वह दिन है और आज का दिन है। मुझे कभी कोई ऐसी शक्ति या आत्मा नहीं दिखाई दी। पता नहीं वह भाभी की आत्मा मेरे ऊपर क्यों आई थी और मुझसे क्या कहना चाह रही थी। आज इस बात को बीते 16 साल हो चुके हैं। इस कहानी को लिखते हुए मुझे फिर वह रात याद आ गई है, जैसे अभी कल की ही बात हो। आज मेरी उम्र 30 साल हो गई है। जब मेरे साथ यह घटना घटी तब मैं बस 14 साल का था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि कभी कभी हमें दूसरों के दुख और पीड़ा को समझना चाहिए और उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि अनदेखी और क्रूरता से उत्पन्न कष्ट आत्माओं को भी शांति नहीं मिलती। साथ ही धार्मिक आस्था और विश्वास हमें कठिन परिस्थितियों में मदद कर सकते हैं। चलिए बिना देरी किए अब बढ़ते हैं चौथी कहानी की तरफ। आज की चौथी कहानी। मेरा नाम जयलक्ष्मी है। मैं अभी 21 साल की हूं और नेपाल के सूरखेत डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूं। 2020 के जून के महीने में मेरी फैमिली के साथ बहुत झगड़ा हो गया था, जिसके बाद मैंने अपना घर छोड़ दिया। इससे पहले मैं कभी घर से अकेली कहीं नहीं गई थी। ये पहली बार था। घर छोड़ने के बाद मैं काठमांडू आ गई। वहां अपनी एक दोस्त के साथ रहने लगी। काठमांडू में ही मैं एक कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब भी करने लगी और वहीं एक रूम रेंट पर लेकर रहने लगी। मैं और मेरी फ्रेंड दोनों उसी रूम में रहते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरी दोस्त का एक बॉयफ्रेंड था जिसको मैं भैया बुलाती थी। मैंने उसे कभी देखा तो नहीं था, लेकिन मेरी फ्रेंड उससे अक्सर फोन पर बातें करती थी। कभी कभी मैं भी बात कर लिया करती थी। तो एक दिन मेरी दोस्त के बॉयफ्रेंड ने कहा कि हम क्लब घूमने चलते हैं।
मेरी दोस्त ने मुझसे कहा कि तू भी हमारे साथ चल। मैंने कहा नहीं, मैं कभी क्लब नहीं गई, और अगर मेरे घर में यह पता चल गया तो वे लोग मुझे मार डालेंगे। तो मेरे दोस्त की मौसी की लड़की ने कहा कि वहां ऐसा कुछ नहीं होता जैसा तू सोच रही है। वहां जाकर तू अच्छे से एंजॉय करेगी और तेरे घर में कौन बताएगा कि तू क्लब गई थी। फिर थोड़ा सोचने के बाद मैं भी उनके साथ क्लब जाने को तैयार हो गई। रात में हम सब क्लब जाने के लिए तैयार हो गए। वो भैया भी 12 बजे के करीब हमें लेने के लिए आ गए। हम बाहर गए तो वे 2 लोग थे। फिर हम सब एक साथ वहां से जाने लगे। मेरी आदत थी कि मैं कभी किसी अनजान से बात नहीं करती थी। उनके साथ चलते हुए मैं उनके मुंह की तरफ भी नहीं देख रही थी, क्योंकि मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैं बस अपनी फ्रेंड्स के साथ ही बात कर रही थी। फिर हम लोग क्लब पहुंचे और वहां जाकर एंजॉय किया। हम कुल 5 लोग थे। फिर रात 3 बजे हम वहां से वापस आने लगे, लेकिन रूम पर पहुंचकर हमने देखा कि हमारे रूम का जो बाहर वाला गेट था वह अंदर से बंद किया हुआ था, जिस वजह से हम अंदर नहीं जा सकते थे। तो उसके बॉयफ्रेंड ने कहा कि आज रात तुम हमारे घर पर ही सो जाना और सुबह होने पर वापस चले जाना। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए हम रात बिताने के लिए उन्हीं के घर चले गए। हम तीनों फ्रेंड्स 20 से 21 साल की थीं और उसका बॉयफ्रेंड और उसका दोस्त 33-34 साल के थे। वे हमसे उम्र में ज्यादा थे, इसीलिए हम उनको बहुत मानते थे। फिर उनके घर पहुंचने के बाद हम सब बातें करने लगे, लेकिन मैं ज्यादा बात नहीं कर रही थी, बस उनकी बातें सुन रही थी। साथ ही बताऊं कि मेरी सिगरेट पीने की भी आदत है, लेकिन तब मेरे पास सिगरेट नहीं थी। मैंने अपनी दोस्त से कहा कि मुझे सिगरेट पीनी है, तो वह बोली रुक, मैं अपने बॉयफ्रेंड से मांग के लाती हूं। तभी वह भैया भी वहां आ गए। उन्होंने एक सिगरेट निकालकर मुझे दे दी। मैंने सिगरेट जलाई और पीने लगी। तभी मुझे याद आया कि मैंने तो उसका चेहरा अभी तक नहीं देखा है कि वह कैसा दिखता है। मुझे उसका चेहरा देखने का मन करने लगा। वह मेरे बगल में ही बैठा था, लेकिन मैं उसे नहीं देख रही थी। तभी वह बोला, यह देखो। उसने अपना फोन ऑन किया और अपना वॉलपेपर मुझे दिखाने लगा। वॉलपेपर में उसी की फोटो थी, लेकिन उसकी फोटो देखते ही उसकी फोटो मेरी आंखों के सामने घूमने लगी, जैसे कि उसकी फोटो को मेरी आंखों के सामने ही चिपका दिया हो। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो वह मुस्कुरा रहा था, जैसे कि अंदर ही अंदर बोल रहा हो कि देखो मैं ऐसा हूं। मैं झट से उठी और अपनी दोस्त के साथ जाकर बैठ गई, लेकिन उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने से जा ही नहीं रहा था। फिर सब अपने अपने रूम में चले गए। मैं, मेरी दोस्त और उसकी कजन, हम तीनों एक साथ सो गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। उसकी फोटो बार बार मेरी आंखों के सामने आ रही थी। बाकी सब लोग सो चुके थे। तभी न जाने कहां से 4 लोग काले कपड़े पहने हंसते हुए मेरे सामने आ गए। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि ये लोग वहां कैसे आ गए। वे आपस में कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात कर रहे हैं। फिर उन चारों के बीच में से एक 5वां आदमी आया और उसने उनको चुप रहने का इशारा किया, तो वे सब चुप होकर मुस्कुराने लगे। वे सब मेरी तरफ देख रहे थे। तभी उस 5वें आदमी ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, चलो चलते हैं। और उसके यह कहते ही मेरा हाथ अपने आप आगे बढ़ने लगा। मुझे लग रहा था जैसे मेरी सांसें बंद हो रही हैं। मेरी पूरी बॉडी जम सी गई थी। मैं हिल भी नहीं पा रही थी, लेकिन मेरा हाथ हवा में उठता जा रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं अभी मारी जाऊंगी, लेकिन तभी मेरी दोस्त जो बगल में सो रही थी वह उठ गई। उसने कहा, तुझे वॉशरूम जाना है क्या? मैं जा रही हूं, मेरे साथ चल। मैं उसके साथ चली गई। मैं पसीने से भीग चुकी थी। मेरी दोस्त ने पूछा भी, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बताया। फिर वॉशरूम से आकर हम फिर से लेट गए, लेकिन मेरी आंखों के सामने से उन 5 काले कपड़े वालों के चेहरे और उसके बॉयफ्रेंड की फोटो वाला वॉलपेपर जा ही नहीं रहे थे। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं रात भर नहीं सोई। फिर अगली सुबह मैं अपने ऑफिस भी नहीं गई। मुझे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था और बुखार आ गया था। मेरी फ्रेंड तो ऑफिस चली गई, लेकिन मैं रूम में ही अकेली लेटी हुई थी। तभी मेरा शरीर भारी होने लगा। रूम का दरवाजा अच्छे से बंद था, लेकिन दरवाजे के बाहर से किसी के चलने की आवाज आने लगी। तभी वही 4 काले कपड़े वाले लोग मेरे सामने आकर खड़े हो गए और मुस्कुराने लगे। तभी मेरे पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पूरी बॉडी में आग लग रही है और गर्म खून बह रहा हो। मैं डर के मारे कांप रही थी, लेकिन अपनी बॉडी नहीं हिला पा रही थी। फिर वैसे ही जैसे रात में हुआ था,
उन चारों के बीच से एक पांचवां आदमी वहां आया और मुझे अपने साथ चलने के लिए कहने लगा। मेरा हाथ अपने आप हवा में उठने लगा, लेकिन तभी दरवाजे के बाहर से जोर की आवाज आई। वह आवाज आते ही वे पांचों वहां से गायब हो गए। मेरा दर्द भी कम हो गया था। तभी बाहर से घर के मालिक की आवाज आई। मैंने दरवाजा खोला तो बाहर वह अंकल खड़े थे। उन्होंने कहा, बेटी, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बता देना। मैंने नीचे दुकान में बोल दिया है, उधार चाहिए तो ले लेना और महीने में एक बार पैसे दे देना। उसके बाद मैं रूम के बाहर ही आकर बैठ गई। अंदर जाने में मुझे बहुत डर लग रहा था। फिर शाम 7 बजे मेरी दोस्त ऑफिस से आ गई। मैंने उसे सारी बात बताई। वह बोली कि तबीयत खराब होने की वजह से तुझे ऐसा लगा होगा। फिर हम हॉस्पिटल गए और डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन्स लिखकर दी। फिर रात में खाना खाने के बाद मेरी फ्रेंड तो सो गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी पता नहीं किसी अननोन नंबर से मेरे पास कॉल आई। मैंने कॉल उठाई तो वह बोला, कैसी हो? मैंने पूछा, कौन? उसने कहा, मैं वही हूं जिसने तुम्हें सिगरेट दी थी, तुम्हारी दोस्त का बॉयफ्रेंड। मैंने पूछा, तुम्हें मेरा नंबर कहां से मिला? उसने कहा, बस मिल गया कहीं से। वह बोला, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, बात करनी है। मैंने कहा, अभी तो बहुत रात हो गई है, अगर कल ऑफिस नहीं गई तो मिलेंगे। इतना कहकर मैंने फोन रख दिया और सोने लगी। लेकिन फिर लेटते ही वही सब मेरे साथ फिर से होने लगा। मेरी बॉडी में तेज दर्द होने लगा, जलन होने लगी और फिर वही पांचों काले कपड़े वाले आदमी मेरे सामने आए। मैं बुरी तरह डर गई। अपनी दोस्त को उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैं उसे नहीं उठा पा रही थी। तभी वह आदमी अपना चेहरा बिल्कुल मेरे पास लेकर आया। उसके ऐसा करते ही मेरे मुंह से चीख निकल गई। मेरी दोस्त उठ गई। मैं पसीने में भीग चुकी थी। मैंने उसे सारी बात बताई। वह बोली, तू डर मत, ये बुखार की वजह से हो रहा होगा, तू दवाई लेकर सो जा। मैंने कहा, नहीं, तू मत सो, मुझे डर लग रहा है, तू जागती रह। वह बोली, ठीक है, तू सो जा, मैं तुझे देखती हूं। उसके बाद मैं सो गई। अगले दिन हम हॉस्पिटल गए। मेरी दोस्त का बॉयफ्रेंड भी आया था, लेकिन हॉस्पिटल जाने के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो जाती थी। डॉक्टर ने मुझे बस पेन किलर देकर भेज दिया। अगले दिन मेरी दोस्त के पास उसके बॉयफ्रेंड का फोन आया। उसने कहा कि तुम्हारी दोस्त भी बीमार है, ऐसा करो, तुम दोनों यहां आ जाओ। तो हम शाम को उनके यहां चले गए। वहां जाकर हम सबने बातें की और फिर सोने के लिए लेट गए। लेकिन सोने के बाद फिर से मुझे वही पांचों लोग दिखाई दिए। वे हमेशा 5 लोग आते थे। पहले 4 आदमी आते और फिर उनके बीच में से एक आदमी आता था। इस बार भी वह आया और मुझे अपने साथ चलने के लिए कहने लगा। मेरा हाथ अपने आप उठने लगा और मैं उठकर बैठ गई। फिर वह मुझे साइड वाले कमरे में ले गया और उसने मुझे अपने बेड पर सुला दिया। मुझे लिटाकर उसने अपना एक हाथ मेरे सिर के नीचे रख दिया, तकिए की तरह। मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गई। फिर अगली सुबह मेरी दोस्त उठी तो उसने मुझे और उसके बॉयफ्रेंड को एक साथ कमरे में लेटे देखा। वह मुझ पर चिल्लाने लगी। मैंने कहा, कसम से मुझे कुछ भी याद नहीं कि मैं यहां कैसे पहुंची। उसके बाद हम दोनों अपने रूम में वापस आ गए। लेकिन आने के बाद मुझे रात भर उसके बॉयफ्रेंड की याद आने लगी। हर वक्त उसका ही चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता। मेरी तबीयत भी दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। मैं बहुत गुस्सा करने लगी थी, किसी की नहीं सुनती थी। पहले जब मैं घर से आई थी तब मैं 67 किलो की थी, लेकिन अब मेरा वजन 45 किलो रह गया था। पूरी बॉडी बस कंकाल जैसी हो गई थी। रात में मैं अपनी दोस्त को छोड़कर उसके बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती थी। मेरी दोस्त मुझे बहुत समझाती, लेकिन मैं उसकी एक नहीं सुनती थी। ऐसा लगता था जैसे मुझे कोई और ही कंट्रोल कर रहा है। मेरी दोस्त को डर था कि कहीं मुझे कुछ हो गया तो मेरे घर वाले उसे भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे ही 1 महीना बीत गया। मैं बिल्कुल सूख चुकी थी। अब मुझे बस मर जाने का ही दिल करता था। मेरी हालत बिल्कुल पागलों जैसी हो गई थी। वे 5 लोग हर रात मुझे दिखाई देते और मुझे साथ चलने को कहते। शरीर में हर वक्त बहुत तेज दर्द रहता था। मैं खुद को मारने और नुकसान पहुंचाने की भी बहुत कोशिश करती, लेकिन मेरी दोस्त मुझे बचा लेती। फिर एक दिन मेरी दोस्त ने मेरे घर में फोन करके ये सब कुछ बता दिया, जिसके बाद मेरे भैया मुझे लेने आ गए। फिर जब आंख खुली तो मैं मामू के घर के अंदर था। मुझे कुछ भी याद नहीं था कि मुझे कौन लेकर आया।
लेकिन आंख खुलने पर मैंने देखा कि सब लोग मेरे बिस्तर के चारों तरफ खड़े मुझे हैरानी से देख रहे थे। मेरे मामू मरीद हुसैन मुझ पर गुस्से से बरस रहे थे। वह मुझसे बोले, तुम उस मकान के अंदर क्यों गए? मैंने कहा, पता नहीं, मेरा दिमाग मेरे बस में नहीं था। कोई अनजानी शक्ति मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ उस घर के अंदर ले गई और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। फिर मामू ने बताया, बेटा, वह घर हंटेड है। उसे तोड़ने की भी कई बार कोशिश की जा चुकी है, लेकिन उसे तोड़ा नहीं जा सका। हर बार मजदूर डर के मारे वहां से भाग गए। फिर मेरे मामू वह घर बेचकर वहां से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। उसके बाद भी मैं कई बार उनके घर गया हूं, लेकिन उस कॉलोनी में जाने की मेरी फिर कभी हिम्मत नहीं हुई। आज भी मुझे नहीं पता कि वह मकान वहीं खड़ा है या उसे तोड़ दिया गया है, लेकिन हमारे यहां के कई सारे पैरानॉर्मल टीवी शोज में लोगों ने उस घर के बारे में कहानियां बताई हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि लालच और अनजान चीजों के प्रति आकर्षण से दूर रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसी चीजें हमारी जान और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? जब मैंने ये सारी कहानियां सुनी तो मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। मेरा मतलब, इस दुनिया में चल क्या रहा है? पता नहीं इस दुनिया में कैसे कैसे राज छुपे हुए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप ऐसी कहानियां आगे भी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला वीडियो कितने दिन में आएगा ये डिपेंड करेगा कि यह वीडियो कितना ज्यादा शेयर होता है। अगर आपके पास भी कोई कहानी या किस्सा है जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो उसे हमें भेजिए। हम आपकी कहानी को अगली कड़ी में जरूर शामिल करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्दी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।